और आपको मेरे चैनल में स्वागत है। गाइस आज मैं जा रहा हूँ साइंस सिटी। हालांकि मैं साइंस सिटी बहुत बार गया हूँ, लेकिन मेरे पापा का प्रॉमिस ये था कि जैसे ही मेरे फाइनल एग्जाम्स खत्म होंगे वैसे ही पापा मुझको लेके जाएंगे साइंस सिटी। और मुझे साइंस की चीज़ें बहुत पसंद भी है, तो ये कोलकाता के मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट जगह भी है। और गाइस आपको भी अगर मेरी तरह साइंस सिटी आना है तो मैं हर एक इन्फॉर्मेशन जैसे कि टिकट का फेयर, क्या क्या राइड्स है, हर एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। दोस्तों चलिए चलते हैं साइंस सिटी। गाइस मैं पहुंच चुका हूँ साइंस सिटी, तो चलिए अंदर चलते हैं। गाइस देखिए मेरे पीछे जो नल है ये बहुत यूनिक है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। गाइस मेरे सामने है द इल्यूजन टैप। क्योंकि आपको यहाँ पे कोई वाटर का सोर्स नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे जो है पानी अभी भी फ्लो कर रहा है। इसके पीछे का साइंस बहुत सिंपल है। एक्चुअली ना क्या है, जो पानी फ्लो कर रहा है उसके बीच में एक ग्लास का ट्यूब है, वाटर है, वो ट्यूब से होके ऊपर की तरफ जा रहा है और नल के ऊपर से ऐसे फाउंटेन की तरफ फिर से नीचे आ रहा है। तो गाइस आपको लग रहा होगा कि पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे दो चीजें हो रहा है। एक तो पानी नीचे से ऊपर आ रहा है और एक फाउंटेन की तरह ऊपर से नीचे आ रहा है। ये देखिए गाइस, ये है टिकट का फेयर। गाइस सामने है टिकट काउंटर, तो पहले मैं अपना टिकट ले लेता हूँ क्योंकि 3 इयर्स के नीचे जो है उनका टिकट नहीं लगता है, लेकिन मेरे एज के लिए यहाँ पे टिकट लगेगा जो कि 65 रुपीज़। बाहर चार्ट लगा हुआ है, मैंने आपको दिखा भी दिया चार्ट। इसे कहते हैं सस्ता वंदे भारत। गाइस यहाँ पे बहुत अच्छा म्यूजिकल फाउंटेन है। गाइस अभी मैं जाने वाला हूँ साइंस सिटी की इवोल्यूशन ऑफ डार्क राइड। मैं टिकट ले चुका हूँ, अब मैं जाऊँगा अंदर। अब थोड़ा सा लाइन है यहाँ पे, उसके बाद मैं अंदर जाऊँगा। गाइस ये है मेरा टिकट और यही आखिरी टिकट था, और यहाँ पे अमाउंट भी लिखा हुआ है जो कि है 45 रुपीज़ पर हेड। पॉकेट में नहीं तो खो जाएगी। पॉकेट में रखो। गाइस देखिए हम एक रेल से जा रहे हैं सामने की तरफ। कहते हैं कि 460 करोड़ वर्ष पहले प्रचंड धूल के बवंडर से हमारी सौर जगत का जन्म हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी शीतल होने लगी, बहुत सारे गैस बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। इन गैसों ने बिजली की कड़क और बादलों की गरज से मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण किया। प्राय 350 करोड़ वर्ष पहले प्रथम एक कोशिकीय जीव की रचना हुई। लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले स्टोमैटोलाइट ने प्रकाश संश्लेषण के बाद वायुमंडल में ऑक्सीजन को रोक दिया। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकीय जीव का जन्म हुआ। इस क्रमिक विकास से प्लाटफॉर्म, जलीय
उसका नाम है डार्क लॉबस्टर। लगभग 35 करोड़ वर्ष पहले धरती पर पेड़ पौधों का जन्म हुआ, जो बढ़ते बढ़ते और घने जंगलों में बदल गए। क्रून, मकड़े, आदि पंखहीन पतंग एवं इक्तियोस्टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरीसृप जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडॉन प्रकट हुए, जिसकी पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग था, जो ताप को नियंत्रित रखने में मदद करता था। सरीसृप की तरह एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोनिडस इन दिनों काफी प्रभावशाली हो उठा था। इसकी विशेषताएं कुत्ते से बहुत मिलती थी। प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम ड्रैगन फ्लाई, साथ ही दिलचिट्टे, बीटल एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों ओर फैल गए थे। धरती में पाए जाने वाले अधिकांश कोयले ही कार्बोनिफेरस युग के मृत पौधे से उत्पन्न हुए थे, जो कि धरती के अंदर दब गए थे। उन दिनों पृथ्वी के 1/3 हिस्से में एकमात्र प्रदेश था जिसे जलवायु गर्म रहती थी। भूभाग पर प्रागैतिहासिक सरीसृपों का ही शासन था, जिन्होंने शुष्क जलवायु के साथ खुद को ढा दिया था। वर्ष पहले इस धरती पर हुआ था। प्रथम स्तनपायी जीव मेगाज़ोस्ट्रोडन चूहे जैसे आकार का था। प्राचीन सरीसृप समाप्त होने लगे थे और उनकी जगह डायनासोर ने ले लिया था। ये घटना प्राय 20 करोड़ वर्ष पहले घटी थी। डायनासोर विभिन्न आकार एवं रंग थे और धरती के कोने कोने में फैल गए थे एवं जलवायु के अनुकूल खुद को ढाल दिया था। इनमें से कुछ तो गिलहरी की तरह हल्के फुल्के थे और कुछ 15 पूर्ण वयस्क हाथियों जितने भारी थे। कुछ 4 पैरों से चल रहे थे, तो थियोलोफाइसिस 2 पैर वाले डायनासोर थे। ब्रेकियोसॉरस की लंबाई प्राय 23 मीटर थी, जो कि एक टेनिस कोर्ट की लंबाई जितनी थी, और उनका वजन 75 टन था। आकाश में इसी दिन प्रथम पक्षी आर्कियोप्टेरस का उदय हुआ। अगले 10 करोड़ वर्षों यानी जुरासिक के अंतिम चरण से क्रेटेशियस युग का प्रथम चरण तक डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। जलवायु में नमी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी थी। भारत एशिया की ओर खिसकने लगा था। महादेशी प्लेटों में हलचल होने से
ज्वालामुखी के रूप में लावा निकल रही है। इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां निर्मित हुई। स्पाइनोसॉरस की पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग हुआ करता था, जिससे वो अपने शरीर के दाब को नियंत्रित करता था। वेलोसिराप्टर, गैलीमाइडस एवं ओविराप्टर जैसे छोटे डायनासोर तो ओलंपिक के तेज धावकों की तरह दौड़ सकते थे। वेलोसाउरुस और कोरिथोसॉरस के सिर पर गर्मी होती। करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले टेरोनॉर्मस उड़ने फिसलने में माहिर थे। सुनने में विचित्र लगे, पर अधिकांश डायनासोर जैसे कि ट्राइसेराटोप्स और एंकिलोसॉरस शाकाहारी थे। लॉरेशिया और गोंडवाना के 2 भूखंड महादेश में रूपांतरित हुए एवं समुद्री गर्भ के कठोर आवरण से रॉकीज एवं अन्य पर्वत श्रेणियां निर्मित हुई। भूमध्य रेखा के पास आबवा में उष्णता बनी रही, परंतु नदियां सूखने लगी थी एवं जंगल कम होने लगे थे। एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही राज चलता था। यह प्राय 12 मीटर लंबा यानी 2 मंजिला मकान के आकार का था। इनके हमले से बचने के लिए शाकाहारी एंकिलोसॉरस अपनी पूंछ के उग्र का इस्तेमाल करते हैं। सभी डायनासोर प्राय 6.5 करोड़ वर्ष पहले विलुप्त हो चुके हैं। अभी एक अनुमान के अनुसार एक बहुत बड़ी भूमिका पृथ्वी से जा चुका है, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न धूल के विशाल भेद में हजारों वर्षों तक सूरज की किरणों को पर्याप्त मात्रा में आहार उपलब्ध होने के कारण छोटे छोटे स्तनपायी प्राणी बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह बड़े बड़े शाकाहारी एवं मांसाहारी स्तनपायी प्राणी धरती पर नजर आने लगे। विश्व के कई हिस्से जंगल से हरे भरे हो गए। हाथी के पूर्वज डायनोथेरियन और घोड़े के पूर्वज यूरोहिपस की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित हुए। लेमूर, टर्सियर जैसे प्राइमेट भी इसी युग में पैदा हुए। खोखली अस्थियों वाली आज के दिनों की पक्षी इन्हीं दिनों जन्मे थे। डायाट्राइमा जैसे बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहां मांसाहारी बड़े स्तनपायी
प्राणी नहीं मिलते थे। एक एवं बंदरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इस समय ही आदि मनुष्यों का भी आविर्भाव हुआ। जलवायु में शीतलता आने एवं ध्रुवों पर बर्फ की चादर। पृथ्वी के मध्य इतिहास में झांके तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोएदार गेंडे, रोएदार स्तनपायी और कस्तूरी गायों ने अपने शरीर के रोम की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा लिया था। कुष्ठ गुंबद आकार के खोलनुमा ग्लाइकोडोडॉन जैसे विशाल आर्madillo भी उन दिनों मौजूद थे। सिबरजूट वाले बाल और विशाल सिंह वाले हिरण जंगल में शान से विचरण करते थे। संभवतः सामने के दांत से मांस को जीभ में फाड़ने में हुई अड़चन के कारण यह समय के साथ विलुप्त हो गए। वहीं दानव आकार के हिरण हिंसक जानवरों से बचने के लिए तेजी से नहीं भाग सकते थे। फलस्वरूप उम्मीद है कि आपको इस सफर में मजा आया होगा, जहां जीवन विकसित होकर लाखों अन्य रूपों में परिवर्तित हो गए। दूसरे ग्रहों पर रिवोल्यूशन पैदा न हो, मानव की यात्रा और विज्ञान और तकनीक तथा अत्याधुनिक तकनीक की भारतीय विरासत का भी उसी और के पहले छोड़ पर आनंद लिया। गाइस अभी मैं जा रहा हूँ इस बिल्डिंग में, और इस बिल्डिंग में काफ़ी सारे राइड्स है, और इन राइड्स में जाने के लिए पहले यहाँ से टिकट लेना पड़ेगा। गाइस ये देखिए, ये इसको कहते हैं टाइम मशीन। हालांकि मैं इसमें जा चुका हूँ, टाइम मशीन नहीं है, बेसिकली इसके अंदर से एक राइड है, वो दिखाएंगे आपको।
जा रहा हूँ 3D शो देखने के लिए जिसका टाइटल है द ड्रामेटिक अंडर वाटर वर्ल्ड। Besides being essential for our body's nutrition, water supports life in various other ways. There is an abundance of weird and wonderful life forms that exist inside the oceans. Because of its vast surface area, there may be a possibility that many life forms are yet to be discovered. This calm ocean seems to be promising all the favorable conditions to the lives it has harbored. But this is not the case every time. It poses danger for almost all organisms to assert themselves. Everyone is equipped with all kinds of tricks to survive. You will be surprised to know that the largest animals of the oceans, such as whales, consume tons of phytoplanktons each day to keep themselves alive. These phytoplanktons form the base of every food chain the ocean has. Other organisms that make up the biodiversity of the oceans are large fishes such as tuna, swordfish, and sharks. Small fishes such as stonefish, remoras, reptiles such as turtles, mammals such as dolphins, and invertebrates such as sponges, corals, jellyfish, starfish, sea fans, crabs, and octopuses. The ocean contains approximately 230,000 identified species. And it is an assumption that some 2 million marine species yet to be documented. That is not a stone. It is a live creature resembling a stone. It is called stonefish to be more precise. It camouflages itself by taking the appearance of a rock or coral and blending in with them, sitting close to them at the bottom of the ocean. It is the most venomous fish known to the world. Even while swimming in the open oceans, often mistaken to be just another pebble and step on it. The pressure applied by one's foot causes it to release a neurotoxic substance from its gland. This toxin is very powerful and causes unbearable pain and paralysis, which, if neglected, can lead to the death of the individual. Despite their venomous spines, these fish are still edible if prepared properly. Amazing, isn't it? What happened to this fish? Suddenly, why did this fish swim so fast? As if somebody's after its life. Oh, yes, an octopus is chasing this fish. Oops, it's a bad day for the octopus. The stonefish succeeded in saving its life. Octopuses are marine animals famous for their rounded bodies and 8 long arms. They are among the most highly evolved invertebrates. They possess long-term and short-term memories similar to vertebrates and pass their personality traits onto their offsprings. Octopuses are the best example of exhibiting camouflage. They are the genetic marvels by possessing 10,000 more genes than humans. Hey, see this turtle. Did you find any resemblance between its mouth and a hawk's beak? This is a hawksbill sea turtle. It is named for its long, narrow head and their hawk-like beak. Not only are they slender, graceful, and beautiful, but the hawksbill turtle can glow. The hawksbill turtle is the only known reptile to be biofluorescent. They can glow yellow, pink, orange, red, green, or purple. Did you know that these tree-like or finger-like structures are nothing but animals? They are the primitive multicellular aquatic animals that lack a definite nervous system, digestive system, circulatory systems, and musculature. They also do not show conspicuous movements of body parts.
sponges may have a skeleton of spicules, which makes them difficult to digest if eaten by another organism. Hence, generally sponges are not eaten by other organisms. However, hawksbill sea turtles are known to eat sponges. You must be thinking that this netted structure is some kind of plant found in the ocean bottom. To your surprise, this is also an animal. This is called a sea fan. Sea fans are a type of soft coral that is often found in warm waters and around reefs. There are also soft corals that live in deep waters. These are colonial animals that have a beautiful branching structure that is covered by soft tissue. One of the interesting facts about the sea fan is that it hosts other marine life. Hidden in the branches of this soft coral lies one of the smallest invertebrates. Let us go a little closer to observe the invertebrate. It is a pygmy seahorse. Its size is about 3/4 of an inch. The small size of the pygmy seahorse makes it very hard for them to live alone. They attach to a host, such as soft corals, to survive. This is how they can survive since they can't swim well and they are too small to handle the water currents without an anchor. The underwater ecosystem has many interesting examples of interaction between different organisms. One such example is the shark and remora association. The remora fish attaches to the belly of the shark by a sucker disc in its mouth. It travels everywhere the shark goes. It eats any parasite on the shark, which helps keep the shark clean. By doing so, it establishes a symbiotic association with sharks. The remora or suckerfish gets to eat and the shark stays clean and healthy. But remoras also do their share of scavenging. When sharks make a kill, the remora fish capitalize themselves by eating leftovers. Did you know that some small fish offer cleaning services to other fish? A small blue street cleaner wrasse offers a cleaning service to other reef fish by eating the surface parasites that live on the client's skin. This mutual association appears very harmonious, but it is not. This mutual association possesses a wonderful model system for exploring how conflicts of interest are resolved. This region of the sea is rich in algae. Hey, see, the algae is moving. No, this is not algae. This looks like a crab. This is a spider crab. It lives mostly in shallow bays on the sandy bottom. They are among a group of 7 different crab species that are known as decorator crabs because they cover their shells with material to hide from the eyes of predators. Spider crabs cut off bits of algae and cover their spiny shells with it to make a form of living camouflage. The camouflage works great in helping them to blend into their surroundings. And the algae benefits from this mutualistic symbiosis because it gets a free ride, giving it access to more floating debris for food and more space to spread its genetic material around the ocean. This underwater life supports the livelihood of more than 3 billion people across the world. Adding to your surprise, the market value of this less explored world of marine and coastal resources and related industries is estimated at $3 trillion per year, about 5% of global GDP. Over the course of thousands of years, each animal in its own way is brought about in natural selection amongst its prey. It has enabled its species to reproduce on its best evidence to survive, evolve, adapt, and become stronger. In the ocean as on land, failure to adapt leads to extinction. गाइज ये देखिए, जो मैं आपको सुबह में बोल रहा था ना, जो टेक्नोलॉजी, वो अभी क्लियर दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये चीज़ बंद हो चुका है, इसलिए हमको पूरा आर पार दिख रहा है। ये देखिए गाइज, ये है वो ग्लास का ट्यूब
ये है वो ग्लास का ट्यूब और यहाँ से जो नीचे पंप है, ये पंप वाटर को ऊपर की तरफ पुश करता है और ये जो ट्यूब है ये ऊपर खोला हुआ है और वहाँ से पानी ऐसे उभर कर नीचे आ रहा है जैसे कि फाउंटेन्स में होता है। और फाउंटेन का पानी ऐसे जैसे नीचे आ रहा है, आपको लगेगा कि पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, लेकिन एक जा रहा है नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे से फाउंटेन की तरह गिर रहा है। तो गाइज आज का साइंस सिटी का यह व्लॉग यही समाप्त होता है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक बाय बाय।